अभी तक चंद्रकांता की कहानी में हमने सुना कि बद्रीनाथ जी ने जालिम खां को आफत खां बनकर चक्कर में डाल दिया और उसे पकड़वा दिया। अब आगे की कथा सुनते हैं। बयान 14। सुबह को खुशी खुशी महाराजा ने दरबार किया। तेज सिंह और बद्रीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाए गए। महाराजा के हुक्म से जालिम खां और उसके चारों साथी दरबार में लाए गए, जो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए थे। हुक्म पा तेज सिंह जालिम खां से पूछने लगे, क्यों जी, तुम्हारा नाम ठीक ठाक जालिम खां है या और कुछ? जालिम: इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ अय्यारों को मार डालने का कायदा है या नहीं? तेज सिंह: हमारे यहाँ क्या, हिंदुस्तान भर में कोई धर्मनिष्ठ राजा अय्यार को कभी जान से न मारेगा। हाँ, वो अय्यार जो अपने कायदे के बाहर से काम करेगा जरूर मारा जाएगा। जालिम: तो क्या हम लोग मारे जाएंगे? तेज सिंह: ये खुशी महाराजा की, मगर क्या तुम लोग अय्यार हो जो ऐसी बातें पूछते हो? जालिम: हाँ, हम लोग अय्यार हैं। तेज सिंह: राम राम, क्यों अय्यारी का नाम बदनाम करते हो? तुम तो पूरे डाकू हो, अय्यारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? जालिम: हम लोग कई पुश्तों से अय्यार होते आ रहे हैं, कुछ आज नए अय्यार नहीं बने। तेज सिंह: तुम्हारे बाप दादा शायद अय्यार हुए हों, मगर तुम लोग तो खासे दुष्ट डाकुओं में से हो। जालिम: जब आपने हमारा नाम डाकू रखा ही है तो बचने की क्या उम्मीद हो सकती है? तेज सिंह: जो हो, खैर ये बताओ कि तुम हो कौन? जालिम: जब मारे ही जाना है तो नाम बताकर बदनामी क्यों ले, और अपना पूरा हाल कहें भी तो किस लिए? हाँ, इसका वादा करो कि जान से ना मरोगे तो कहें। तेज सिंह: ये वादा कभी नहीं हो सकता, और अपना ठीक ठाक हाल भी तुमको झक मारकर कहना ही होगा। जालिम: कभी नहीं कहेंगे। तेज सिंह: फिर जूतों से तुम्हारे सिर की खूब खबर ली जाएगी। जालिम: चाहे जो जी चाहे करो। बद्रीनाथ: वाह रे जूती खोर! जालिम बद्रीनाथ से: उस्ताद, तुमने बड़ा धोखा दिया, मानता हूँ तुमको। बद्रीनाथ: तुम्हारे मानने से होता ही क्या है, आज नहीं तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग दिखाई देंगे। जालिम: अफसोस, कुछ करने ना पाए। तेज सिंह ने सोचा कि इस बकवास से कोई मतलब ना निकलेगा, हजार सिर पटकेंगे, पर जालिम का अपना ठीक ठाक हाल कभी ना कहेगा। इससे बेहतर है कि कोई तरकीब की जाए। अस्तु कुछ सोचकर महाराजा से अर्ज किया, इन लोगों को कैद खाने में भेजा जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, और इनमें से वह एक आदमी हाथ से इशारा करके इसी जगह रखा जाए। महाराज के हुक्म से ऐसा ही किया गया। तेज सिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़ दिया, बाकी सभी को कैद खाने की तरफ रवाना किया। जाती दफा जालिम खान ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, उस्ताद, तुम बड़े चालाक हो, इसमें कोई शक नहीं कि चेहरे से आदमी के दिल का हाल खूब पहचानते हो। अच्छे डरपोक को चुनकर रख लिया, अब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तेज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इसकी दुर्दशा कर ली जाए, फिर तुम लोग भी एक एक करके इसी जगह लाए जाओगे। जालिम खां और उसके 3 साथी तो कैद खाने की तरफ भेज दिए गए, एक उसी जगह रह गया। हकीकत में वो बहुत डरपोक था, अपने को उसी जगह रहते और साथियों को दूसरी जगह जाते देख घबरा उठा। उसके चेहरे से उस वक्त और भी बदहवासी बरसने लगी। जब तेज सिंह ने एक चौबदार को हुक्म दिया, अंगीठी में कोयला भरकर तथा 2-3 लोहे की सलाखें जल्दी से लाओ, जिनके पीछे लकड़ी की मूठ लगी हो। दरबार में जितने लोग थे सब हैरान थे कि तेज सिंह ने लोहे की सलाखें और अंगीठी क्यों मंगाई, और उस डाकू की तो जो हालत थी लिखना मुश्किल है। 4-5 लोहे की सलाखें और कोयले से भरी हुई अंगीठी लाई गई। तेज सिंह ने एक आदमी से कहा, आग सुलगाओ और इन लोहे की सलाखों को उसमें गर्म करो। अब उस डाकू से रहा न गया, उसने डरते हुए पूछा, क्यों तेज सिंह जी, इन सलाखों को तपाकर क्या करोगे? तेज सिंह, इनको लाल करके तुम्हारी दोनों आंखों में, 2 तुम्हारे कानों में और 1 तुम्हारे पेट के अंदर पहुंचाई जाएगी। डाकू, आप लोग तो रहमदिल कहलाते हैं, फिर इस तरह तकलीफ देकर किसी को मारना क्या आप लोगों की रहमदिली में बट्टा ना लगाएगा? तेज सिंह हंसकर, तुम लोगों को छोड़ना बड़े संग दिल का काम है। जब तक तुम जीवित रहोगे हजारों की जानें लोगे, इससे बेहतर है कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। जितनी तकलीफ देकर तुम लोगों की जान ली जाएगी, उतना ही डर तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा। डाकू, तो अब क्या किसी तरह हमारी जान नहीं बच सकती?
तेज सिंह, सिर्फ एक तरह से बच सकती है। डाकू, कैसे? तेज सिंह, अगर अपने साथियों का ठीक ठाक हाल कह दो तो अभी छोड़ दिए जाओगे। डाकू, मैं ठीक ठाक हाल कह दूंगा। तेज सिंह, हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो? डाकू, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूँ। तेज सिंह, अच्छा कहो। डाकू, सुनो, कहता हूँ। इस वक्त दरबार में भीड़ लगी हुई थी। तेज सिंह ने आग की अंगीठी क्यों मंगाई? ये लोहे की सलाखें किस काम आएंगी? ये डाकू अपना ठीक ठाक हाल कहेगा या नहीं? ये कौन है? इत्यादि बातों को जानने के लिए सभी की तबीयत घबरा रही थी। जब उसने कहा मैं सब कुछ सच बता दूंगा, तब लोगों का ख्याल उसी की तरफ जम गया और बहुत से आदमी उस डाकू की तरफ कुछ आगे बढ़ा है। उस डाकू ने अपने साथियों का हाल कहने के लिए मुस्तैद होकर मुंह खोला कि दरबारी भीड़ में से एक जवान आदमी म्यान से तलवार खींचकर उस डाकू की तरफ झपटा और इस जोर से एक हाथ तलवार का लगाया कि उस डाकू का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। तब उसी खून भरी तलवार को घुमाता और लोगों को जख्मी करता वो बाहर निकल गया। उस घबराहट में किसी ने भी उसे पकड़ने का हौसला न किया, मगर बद्रीनाथ कब रुकने वाले थे। साथ ही वो भी उसके पीछे दौड़े। बद्रीनाथ के जाने के बाद सैकड़ों आदमी उस तरफ दौड़े, लेकिन तेज सिंह ने उसका पीछा ना किया। वे सीधा उठकर उस कैदखाने की तरफ दौड़ गए जिसमें जालिम खां वगैरह कैद किए गए थे। उन्हें इस बात का शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो उन लोगों को किसी ने अय्यारी करके छुड़ा दिया हो, मगर नहीं, वे लोग उसी तरह कैद थे। तेज सिंह ने कुछ और पहरे का इंतजाम करा और फिर तुरंत लौटकर दरबार में चले आए। पहले दरबार में जितनी भीड़ लगी हुई थी, अब उससे चौथाई रह गई। कुछ तो अपनी मर्जी से बद्रीनाथ के साथ दौड़ गए, कितनों ने महाराज का इशारा पाकर उसका पीछा किया। तेज सिंह के वापस आने पर महाराजा ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तेज सिंह, मुझे ये फिक्र पड़ गई थी कि कहीं जालिम खां वगैरह तो नहीं छूट गए, इसीलिए कैद खाने की तरफ दौड़ा गया था, मगर वे लोग तो कैद खाने में ही पाए गए। महाराज, देखें बद्रीनाथ कब तक लौटते हैं और क्या करके लौटते हैं। तेज सिंह, बद्रीनाथ बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि दौड़ने में वे बहुत तेज हैं। आज महाराज जयसिंह मामूली वक्त से ज्यादा देर तक दरबार में बैठे रहे। तेज सिंह ने कहा भी, आज दरबार में महाराज को बहुत देर हुई। महाराज ने ये जवाब दिया, जब तक बद्रीनाथ लौटकर नहीं आते या उनका कुछ हाल मालूम ना हो, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। बयान 15। 2 घंटे बाद दरबार के बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। सभी का ख्याल उसी तरफ गया। एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि पंडित बद्रीनाथ उस खूनी को पकड़कर ला रहे हैं। उस खूनी को कमर से बांधे साथ लिए पंडित बद्रीनाथ आ पहुंचे। महाराज, बद्रीनाथ कुछ मालूम हुआ ये कौन है? बद्रीनाथ, कुछ नहीं बताता कि कौन है और ना बताएगा। महाराज, फिर क्या? मुझे तो मालूम होता है इसने अपनी सूरत बदल रखी है। पानी मंगवाकर उसका चेहरा धुलवाया गया, अब तो उसकी दूसरी ही सूरत निकल आई। भीड़ लगी थी, सभी में खलबली मच गई। मालूम होता था कि इस आदमी को सब लोग पहचानते हैं। महाराज चौंक पड़े और तेज सिंह की तरफ देखकर बोले, बस बस, मालूम हो गया, ये तो नाजिम का साला है। मैं ख्याल करता हूँ जालिम खां वगैरह जो कैद है वे भी नाजिम के ही रिश्तेदार होंगे। उन लोगों को फिर यहाँ लाना चाहिए। महाराज के हुक्म से वो लोग भी दरबार में लाए गए। बद्रीनाथ, अब तुम लोग पहचाने गए हो। अब तुम्हारे साथी ने हमको सब कुछ बता दिया है। जालिम खां इसका कुछ जवाब देना ही चाहता था कि वो खूनी जिसे बद्रीनाथ गिरफ्तार करके लाए थे बोल उठा, जालिम खां, तुम बद्रीनाथ के फेर में मत पड़ना, ये झूठे हैं। तुम्हारे साथी को हमने कुछ कहने का मौका नहीं दिया, वो बड़ा ही डरपोक था, मैंने उसे मार दिया। हम लोगों की जान चाहे जिस दुर्दशा से जाए, मगर अपने मुंह से अपना हाल कभी ना कहना चाहिए। जालिम, जोर से, ऐसा ही होगा। महाराज को इन दोनों की बातचीत से बड़ा क्रोध आया, आंखें लाल हो गईं, बदन कांपने लगा। तेज सिंह और बद्रीनाथ की तरफ देखकर बोले, बस, हमको इन लोगों का हाल मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे जो हो। अभी इसी वक्त इसी जगह मेरे सामने इन लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। हुक्म की देर थी। तमाम शहर इन डाकुओं के खून का प्यासा हो रहा था। उछल उछल कर लोगों ने अपने अपने हाथों की सफाई दिखाई। सभी की लाशें उठाकर फेंक दी गईं। महाराज उठ खड़े हुए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, महाराज, मुझे अभी तक कहने का मौका नहीं मिला कि यहाँ किस काम के लिए आया था और ना भी बात कहने का वक्त है। महाराज, अगर कोई जरूरी बात हो तो मेरे साथ महल में चलो।
तेज सिंह, बात तो बहुत जरूरी है, मगर इस समय कहने को जी नहीं चाहता, क्योंकि महाराज को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है और मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। मगर इस वक्त इतना कह देना मुनासिब समझता हूँ कि जिस बात के सुनने से आपको बेहद खुशी होगी, मैं वही बात कहूँगा। तेज सिंह की आखिरी बात ने महाराजा का गुस्सा एकदम ठंडा कर दिया और उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। तेज सिंह का हाथ पकड़ लिया और महल में ले चले। बद्रीनाथ भी तेज सिंह के इशारे से साथ हुए। तेज सिंह और बद्रीनाथ को साथ लेकर महाराज अपने खास कमरे में गए और कुछ देर बैठने के बाद तेज सिंह के आने का कारण पूछा। तेज सिंह ने सब हाल खुलासा कहने के बाद कहा, अब आप और महाराजा सुरेंद्र सिंह खो में चले और सिद्धनाथ योगी जी की कृपा से कुमारी को साथ लेकर खुशी खुशी लौट आए। तेज सिंह की बात से महाराजा को कितनी खुशी हुई, इसका हाल लिखना मुश्किल है। उन्होंने लपक कर तेज सिंह को गले लगा लिया और कहा, तुम अभी बाहर जाकर हर दयाल सिंह को हमारे सफर की तैयारी करने का हुक्म दो और तुम लोग भी स्नान पूजा करके कुछ खाओ पियो। मैं जाकर कुमारी की माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। आज के दिन का 3 हिस्सा आश्चर्य, रंज, गुस्से और खुशी से गुजर गया। किसी के मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराजा से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के मकान पर गए और महाराजा ने महल में जाकर कुमारी चंद्रकांता की मां को कुमारी से मिलने की उम्मीद दिलाई। अभी घंटा भर पहले वह महल और ही हालत में था और अब सभी के चेहरों पर हंसी दिखाई देने लगी। होते होते ये बात हजारों घरों में फैल गई कि महाराज कुमारी चंद्रकांता को लाने के लिए जा रहे हैं। ये भी निश्चय हो गया, आज थोड़ी सी रात रहते महाराज जयसिंह नौगढ़ की तरफ कूच करेंगे। बयान 16। पाठक, अब वो समय आ गया कि आप भी चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र सिंह को खुश होते देखकर खुश हों। ये तो आप समझते ही होंगे कि महाराज जयसिंह विजयगढ़ से रवाना होकर नौगढ़ जाएंगे और वहां से राजा सुरेंद्र सिंह और कुमार को साथ लेकर कुमारी से मिलने की उम्मीद में तिलस्मी खो के अंदर जाएंगे। आपको ये भी याद होगा कि सिद्धनाथ योगी ने तहखाने खो से बाहर होते वक्त कुमार को कह दिया था कि जब आप अपने पिता और महाराजा जयसिंह को लेकर इस खो में आना तो उन लोगों को खो के बाहर छोड़कर पहले अकेले आकर एक दफा हमसे मिल जाना। उन्हीं के कहे मुताबिक कुमार करेंगे। खैर, इन लोगों को तो आप अपने काम में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमारे साथ उस खो में चलिए और किसी कोने में छिपकर वहां रहने वालों की बातचीत सुनिए। शायद आप लोगों के जी का भ्रम यहाँ निकल जाए और दूसरे व तीसरे भाग के सभी भेदों की बातें भी सुनते ही सुनते खुल जाएं, बल्कि कुछ खुशी भी हासिल हो। कुंवर वीरेंद्र सिंह और महाराजा जयसिंह वगैरह तो आज वहां तक पहुंचे नहीं, मगर आप इसी वक्त हमारे साथ उस खो में बल्कि उस बाग में पहुंचिए जिसमें कुमार ने चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था और जिसमें सिद्धनाथ योगी और वन कन्या से मुलाकात हुई थी। आप इसी बाग में पहुंच गए हैं। देखिए, अस्त होते हुए सूर्य भगवान अपनी सुंदर लाल किरणों से मनोहर बाग के कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को चमका रहे हैं। कुछ कुछ ठंडी हवा खुशबूदार फूलों की महक चारों तरफ फैला रही है। देखिए, इस बाग के बीच वाले संगमरमर के चबूतरे पर 3 पलंग रखे हुए हैं जिनके ऊपर खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे बिछौने बिछा रही थीं। खास करके बीच वाले चढ़ाऊ पलंग की सजावट पर सभी का ज्यादा ध्यान है। उधर देखिए, ये घास का छोटा सा रमना कैसा खुशनुमा बना हुआ है। उसमें रखी हरी हरी दूब कैसे खूबसूरती से कटी हुई है। यकायक सब्ज मखमली फर्श में और इसमें कुछ भेद नहीं मालूम होता। और देखिए, उस सब्ज धूप के रमने के चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से खूब गुथे हुए सीधे सीधे गुलमेहंदी के पेड़ों की कतार पलटनों की तरह कैसी शोभा दे रही है। उसके बगल की तरफ ख्याल कीजिए, चमेली का फूला हुआ तख्ता क्या रंग जमा रहा है और कैसे घने पेड़ हैं कि हवा को भी उसके अंदर जाने का रास्ता मिलना मुश्किल है। उन दोनों तख्तों के बीच वाला छोटा सा खूबसूरत बंगला क्या अच्छा लग रहा है।
तथा उसके चारों तरफ नीचे से ऊपर तक मालती की लता कैसी घनी चढ़ी हुई है, और फूल भी कितने ज्यादा फूले हुए हैं। अगर जी चाहे तो किसी एक तरफ खड़े होकर बिना इधर उधर हटे हाथ भर का चंगेर भर लीजिए। पश्चिम की तरफ निगाह दौड़ाइए। फूली हुई मेहंदी की झाड़ी के नीचे जंगली रंग बिरंगे पत्तों वाले हाथ 1.5 हाथ ऊंचे पौधे, करोटन की चौहरी कतार क्या भली मालूम होती है। उसके बुंदकीदार सुर्खी लिए हुए सफेद लकीरों वाले सब्ज धारियों वाले लंबे घूंघर वाले बालों की तरह ऐठे हुए पत्ते क्या कैफियत दिखा रहे हैं। और इधर उधर हटकर दोनों तरफ तिरकोनिया तख्तों की रंगत भी देखिए, जो सिर्फ हाथ भर ऊंची रंगीन छिटकती हुई धारियों वाले पत्तलों के जंगली पौधों कॉलियस के गमलों से पहाड़ी नुमा सजाए हुए हैं, और जिनके चारों तरफ रंग बिरंगे देशी फूल खिले हुए हैं। अब तो हमारी निगाह इधर उधर और खूबसूरत क्यारियों, फूलों और छूटते हुए फव्वारों का मजा नहीं लेती, क्योंकि उन 3 औरतों के पास जाकर अटक गई है, जो मेहंदी के पत्ते तोड़कर अपनी झोलियों में बटोर रही हैं। यहाँ निगाह भी अदब करती है, क्योंकि उन तीनों औरतों में से एक हमारी उपन्यास की ताज वन कन्या है, और बाकी दोनों उसकी प्यारी सखियां हैं। वन कन्या की पोशाक तो सफेद है, मगर उसकी दोनों सखियों की सब्ज और सुर्ख। वे तीनों मेहंदी की पत्तियां तोड़ चुकी आप इस संगमरमर के चबूतरे की तरफ चली आ रही हैं। शायद इन्हीं तीनों पलंगों पर बैठने का इरादा हो। हमारा सोचना ठीक हुआ। वन कन्या मेहंदी की पत्तियां जमीन पर बिखेर कर थकावट की मुद्रा में बीच वाले जड़ाऊ पलंग पर लेट गई, और दोनों सखियां अगल बगल वाले दोनों पलंगों पर बैठ गईं। पाठक, हम और आप भी एक तरफ चुपचाप खड़े होकर इन तीनों की बातचीत सुने। वन कन्या: ओफ, थकावट मालूम होती है। सब्ज कपड़े वाली सखी: घूमकर क्या कमाए हैं। सुर्ख कपड़े वाली सखी दूसरी सखी से: क्या तू भी थक गई है। सब्ज सखी: मैं क्यों थकने लगी, 10-10 कोस का रोज चक्कर लगाती रही, तब तो थकी नहीं। सुर्ख सखी: ओफ, उन दिनों भी कितना दौड़ना पड़ा था, कभी इधर तो कभी उधर, कभी जाओ तो कभी आओ। सब्ज सखी: आखिर कुमार के यार हम लोगों का पता नहीं लगा सके। सुर्ख सखी: खुद ज्योतिषी जी की अकल चकरा गई, जो बड़े रम्माल और नजूमी कहलाते थे, दूसरों की कौन कहे। वन कन्या: ज्योतिषी जी के रमल को तो इन यंत्रों ने बेकार कर दिया था, जो सिद्धनाथ बाबा ने हम लोगों के गले में डाल दिए हैं, और अभी तक जिसे उतारने नहीं देते। सब्ज सखी: मालूम नहीं इस ताबीज में कौन सी ऐसी चीज है जो रमल को चलने नहीं देती। वन कन्या: मैंने यही बात एक दफा सिद्धनाथ बाबा जी से पूछी थी, जिसके जवाब में वे बहुत कुछ बता गए। मुझे सब तो याद नहीं कि क्या क्या कह गए। हाँ, इतना याद है कि रमल जिस धातु से बनाई जाती है, और रमल के साथ ही ग्रह, राशि, नक्षत्र, तारों वगैरह के असर पड़ने वाली जितनी धातुएं हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर ये यंत्र बनाया गया है। इसलिए जिसके पास ये रहेगा, उसके बारे में कोई नजूमी या ज्योतिषी रमल के जरिए से कुछ नहीं देख सकेगा। सुर्ख सखी: बेशक इसमें बहुत कुछ असर है। देखिए, मैं सूरजमुखी बनकर गई थी, तब भी ज्योतिषी जी रमल से ना बता सके कि यह अय्यार है। वन कन्या: कुमार तो खूब ही छके होंगे। सुर्ख सखी: कुछ न पूछिए, वे बहुत ही घबराए कि ये शैतान कहाँ से आई और क्या शर्त कराकर अब क्या चाहती है। सब्ज सखी: उसी के थोड़ी देर पहले मैं प्यादा बनकर खत का जवाब लेने गई थी, और देवी सिंह को चेला बनाया था। ये कोई नहीं कह सका कि इसे मैं पहचानता हूँ। सुर्ख सखी: ये सब तो हुई, मगर किस्मत भी कोई भारी चीज है। देखिए, जब शिवदत्त के अय्यारों ने तिलस्मी किताब चुराई थी और जंगल में ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ रहे थे, उसी वक्त इत्तेफाक से हम लोगों ने पहुंचकर दूर से देख लिया कि कुछ गाड़ रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद खोद कर देखा तो तिलस्मी किताब है। वन कन्या: ओफ, बड़ी मुश्किल से सिद्धनाथ ने हम लोगों को घूमने का हुक्म दिया था। इस पर भी कसम दे दी थी कि दूर दूर से कुमार को देखना, पास मत जाना। सुर्ख सखी: इसमें तुम्हारा ही फायदा था, बेचारे सिद्धनाथ कुछ अपने वास्ते थोड़े ही कहते थे। वन कन्या: ये सब सच है, मगर क्या करें, बिना देखे मन जो नहीं मानता। सब्ज सखी: हम दोनों को तो यही हुक्म दे दिया गया था कि बराबर घूम घूम कर कुमार को मदद किया करो,
मालिन रूपी बद्रीनाथ से कैसे बचाया था। सुर्ख सखी, क्या अय्यार लोग पता लगाने की कम कोशिश करते थे? मगर यहाँ तो अय्यारों के गुरु घंटाल सिद्धनाथ हर दम मदद पर थे। उनके किए हो क्या सकता था? देखो, गंगा जी में नाव के पास आते वक्त तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कैसे छके। हम लोगों ने सभी कपड़े तक ले लिए। सब्ज सखी, हम लोग तो जानबूझकर उन लोगों को अपने साथ लाए ही थे। वन कन्या, चाहे वे लोग कितने ही तेज हों, मगर हमारे सिद्धनाथ को नहीं पा सकते। हाँ, उन लोगों में तेज सिंह बड़ा चालाक है। सुर्ख सखी, तेज सिंह बहुत चालाक है तो क्या हुआ, मगर हमारे सिद्धनाथ तेज सिंह के भी बाप हैं। वन कन्या हंसकर, इसका हाल तो तुम ही जानो। सुर्ख सखी, आप तो दिल लगी करती हैं। सब्ज सखी, हकीकत में सिद्धनाथ ने कुमार और उनके अय्यारों को बड़ा भारी धोखा दिया। उन लोगों को इस बात का ख्याल तक ना आया कि इस खो वाले तिलिस्म को सिद्धनाथ बाबा हम लोगों के हाथों फतेह करा रहे हैं। सुर्ख सखी, जब हम लोग अंदर से इस खो का दरवाजा बंद करके तिलिस्म तोड़ रहे थे, तब तेज सिंह बद्रीनाथ की गठरी लेकर इसमें आए थे, मगर दरवाजा बंद पाकर लौट गए। वन कन्या, बड़ा ही घबराए होंगे कि अंदर से इसका दरवाजा किसने बंद कर दिया। सुर्ख सखी, जरूर घबराए होंगे। इसी में क्या और कई बातों में हम लोगों ने कुमार और उनके यारों को धोखा दिया था। देखिए, मैं उधर सूरजमुखी बनकर कह आई कि शिवदत्त को छुड़ा दूंगी, और इधर इस बात की कसम खिलाकर कि कुमार से दुश्मनी ना करेगा, शिवदत्त को छोड़ दिया। उन लोगों ने भी जरूर सोचा होगा कि सूरजमुखी कोई बड़ी भारी शैतान है। वन कन्या, मगर फिर भी उस शिवदत्त ने धोखा दिया और कुमार से दुश्मनी करने पर कमर बांधी, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं। सुर्ख सखी, इसी से फिर हम लोगों ने गिरफ्तार भी तो कर लिया और तिलस्मी किताब पाकर फिर कुमार को दे दी। हाँ, क्रूर सिंह ने एक दफा हम लोगों को पहचान लिया था। मैंने सोचा कि अब अगर ये जीवित बचा तो सब भंडा फूट जाएगा। बस लड़ ही तो गई, आखिर मेरे हाथों से उसकी मौत लिखी थी, मारा गया। सब्ज सखी, उस मोए को धुन सवार थी कि हम ही तिलिस्म फतह करके खजाना ले लें। वन कन्या, मुझको तो इस बात की खुशी है कि ये खो वाला तिलिस्म मेरे हाथ से फतेह हुआ। सुर्ख सखी, इसमें काम ही कितना था, इस पर सिद्धनाथ बाबा की मदद। वन कन्या, खैर एक बात तो है। बयान 17। अपनी जगह पर दीवान हरदयाल सिंह को छोड़ तेज सिंह और बद्रीनाथ को साथ लेकर महाराज जयसिंह विजयगढ़ से नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके साथ में सिर्फ 500 आदमियों का झमेला था। एक दिन रास्ते में लगा, दूसरे दिन नौगढ़ के करीब पहुंचकर डेरा डाला। राजा सुरेंद्र सिंह को महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। उसी वक्त अपने मुसाहबों और सरदारों को साथ ले इस्तकबाल के लिए गए और अपने साथ शहर में ले आए। महाराज जयसिंह के लिए पहले से ही मकान सजा रखा था, उसी में उनका डेरा डलवाया और जाफत के लिए कहा, मगर महाराज जयसिंह ने जाफत से इनकार किया और कहा, कई वजहों से मैं आपकी मेहमानी मंजूर नहीं कर सकता। आप मेहरबानी करके इसके लिए जिद ना करें, बल्कि इसका सबब भी ना पूछें कि मैं इससे क्यों इनकार करता हूँ। राजा सुरेंद्र सिंह इसका सबब समझ गए और जी में बहुत खुश हुए। रात के वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह और बाकी के अय्यार लोग भी महाराजा जयसिंह से मिले। भी समझ गए होंगे कि महाराजा ने मेहमानी से मना क्यों किया। आखिर उन्हें वहां अपनी बिटिया जो ब्याहनी थी। कुमार को बड़ी खुशी के साथ महाराजा ने गले से लगाया और अपने पास बैठाकर तिलिस्म का हाल पूछते रहे। कुमार ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ तिलिस्म का हाल बयान किया। रात को ही ये राय पक्की हो गई कि सवेरे सूरज निकलने से पहले ही तिलिस्मी खो में सिद्धनाथ बाबा से मिलने के लिए रवाना होंगे। दूसरे दिन तारों की रोशनी रहते हुए ही सभी लोग तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। खाना बहुत दूर न था, सूरज निकलने तक उस खो के पास जा पहुंचे। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह से हाथ जोड़कर अर्ज किया, जिस वक्त सिद्धनाथ योगी ने मुझे आप लोगों को लाने के लिए कहा था, तब मुझसे पहले अकेले आकर मिलने के लिए कहा था। अगर आप लोग आज्ञा दें
तो मैं पहले जाकर उनसे मिलाऊं। महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, योगी जी की बात जरूर माननी चाहिए, तुम जाओ उनसे मिलकर आओ, तब तक हमारा डेरा भी इसी जंगल में पड़ता है। कुंवर वीरेंद्र सिंह अकेले सिर्फ तेज सिंह को साथ लेकर खो में गए। बाग के अंदर पैर रखते ही सिद्धनाथ योगी से मुलाकात हुई, जो दरवाजे के पास पहले ही से खड़े कुछ सोच रहे थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को आते देख उनकी तरफ बढ़े और पुकार कर बोले, आप लोग आ गए। पहले दोनों ने दूर से ही प्रणाम किया और पास पहुंचकर उनकी बात का जवाब दिया। आपके हुक्म के मुताबिक महाराज जयसिंह और अपने पिता को खो के बाहर छोड़कर आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया जो उन लोगों को ले आए। आज कुमारी चंद्रकांता से आप लोग जरूर मिलोगे। तेज सिंह, आपकी कृपा है तो ऐसा ही होगा। सिद्धनाथ, कहो और तो सब कुशल है, विजयगढ़ और नौगढ़ में किसी तरह का उत्पात तो नहीं हुआ। तेज सिंह ताज्जुब से उनकी तरफ देखकर, हाँ उत्पात तो हुआ था, कोई जालिम खां नामक डाकू दोनों राजाओं का दुश्मन पैदा हुआ था। सिद्धनाथ, हाँ ये तो मालूम है, बेशक पंडित बद्रीनाथ अपने फन में बड़ा उस्ताद है, अच्छी चालाकी से उसे गिरफ्तार किया, खूब हुआ जो वे लोग मारे गए। अब उनके संगी साथियों का दोनों राजाओं से दुश्मनी करने का हौसला ना पड़ेगा। आओ टहलते टहलते हम लोग बात करें। कुमार, बहुत अच्छा। तेज सिंह, जब आपको ये सब मालूम है तो ये भी जरूर मालूम होगा कि जालिम खां कौन था। सिद्धनाथ, ये तो नहीं मालूम कि वो कौन था, मगर अंदाज से मालूम होता है शायद नाजिम का रिश्तेदार होगा। कुमार, ठीक है, जो आप सोचते हैं वही होगा। सिद्धनाथ, महाराज शिवदत्त तो जंगल में चले गए। कुमार, जी हाँ, वे तो हमारे पिताजी से कह के गए अब तपस्या करेंगे। सिद्धनाथ, जो हो, मगर दुश्मन का विश्वास कभी ना करना चाहिए। कुमार, क्या वे फिर दुश्मनी पर कमर बांधेंगे। सिद्धनाथ, कौन ठिकाना। कुमार, अब हुक्म हो तो जाकर अपने पिता और महाराज जयसिंह को ले आऊं। सिद्धनाथ, हाँ, पर पहले ये तो सुन लो कि हमने तुमको उन लोगों से पहले क्यों बुलाया। कुमार, कहिए। सिद्धनाथ, कायदे की बात यह है कि जिस चीज को जी बहुत चाहता है, अगर वो कहीं खो गई हो और बहुत मेहनत करने या बहुत हैरान होने पर एकाएक ताज्जुब के साथ मिल जाए तो उसका चाहने वाला उस पर इस तरह टूटता है जैसे अपने शिकार पर भूखा बाज। ये हम जानते हैं कि चंद्रकांता और तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर यकायक दोनों राजाओं के सामने तुम उसे देखोगे या वह तुम्हें देखेगी तो ताज्जुब नहीं कि उन लोगों के सामने तुमसे या कुमारी चंद्रकांता से किसी तरह की बेअदबी हो जाए या जोश में आकर तुम उसके पास ही जा खड़े हो तो भी मुनासिब ना होगा। इसलिए मेरी राय है कि उन लोगों से पहले ही तुम कुमारी से मुलाकात कर लो। आओ हमारे साथ चले आओ। आहा, इस वक्त तो कुमार के दिल की बात हुई। मुद्दत के बाद बाबा की कृपा से आज उस कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी जिसके वास्ते दिन रात परेशान थे। राजपाट जिसकी एक मुलाकात पर न्यौछावर कर दिया था, चांद तक से हाथ धो बैठे थे। आज यकायक उससे मुलाकात होगी, सो भी ऐसे वक्त पर जब किसी तरह का खटका नहीं, किसी तरह का रंज या अफसोस नहीं, कोई दुश्मन बाकी नहीं। ऐसे वक्त में कुमार की खुशी का कहना क्या, कलेजा उछलने लगा। थोड़ी दूर कमरे की तरफ गए होंगे कि एक लड़की फूल तोड़ती हुई नजर आई, जिसे बुलाकर सिद्धनाथ ने कहा, तू अभी चंद्रकांता के पास जा और कह कि कुंवर वीरेंद्र सिंह तुमसे मुलाकात करने आ रहे हैं, तुम अपनी सखियों के साथ अपने कमरे में जाकर बैठो। ये सुनते ही वह लड़की दौड़ती हुई एक तरफ चली गई और सिद्धनाथ, कुमार तथा तेज सिंह को साथ ले बाग में इधर उधर घूमने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह दोनों अपनी अपनी फिक्र में लग गए। तेज सिंह को चपला से मिलने की खुशी थी। दोनों ये सोचने लगे किस हालत में मुलाकात होगी, उनसे क्या बातचीत करेंगे, क्या पूछेंगी, वो हमारी शिकायत करेंगी तो हम क्या जवाब देंगे। इसी सोच में दोनों ऐसे लीन हो गए कि फिर सिद्धनाथ योगी से बात तक न की। चुपचाप बहुत देर तक योगी जी के पीछे पीछे घूमते रह गए। घूम फिर कर इन लोगों को साथ लेकर सिद्धनाथ योगी उस कमरे के पास पहुंचे जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। वहां पर सिद्धनाथ ने कुमार की तरफ देखकर कहा, जाओ इस कमरे में कुमारी चंद्रकांता और उसकी सखियों से मुलाकात करो, मैं तब तक दूसरा काम करता हूँ। कुंवर वीरेंद्र सिंह उस कमरे में अंदर गए। दूर से कुमारी चंद्रकांता को चपला और चंपा के साथ खड़े दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा। कुंवर वीरेंद्र सिंह
देखते ही कुमारी की तरफ झपटे और चंद्रकांता कुमार की तरफ। दोनों भी एक दूसरे से कुछ दूर ही थे कि जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तेज सिंह और चपला की भी आपस में टकटकी बन गई। बेचारी चंपा कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की ये दशा देख दौड़ी हुई दूसरे कमरे में गई और हाथ में बेद मुश्क के अर्क से भरी हुई सुराही और दूसरे हाथ में सूखी चिकनी मिट्टी का ढेला लेकर दौड़ी हुई आई। दोनों के मुंह पर अर्क का छींटा दिया और थोड़ा सा अर्क उस मिट्टी के ढेले पर डालकर हल्का लखलखा बनाकर दोनों को सुंघाया। दोनों होश में आ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन मुंह से बात किसी के नहीं निकलती थी। क्या पूछें, कौन सी शिकायत करें, किस जगह से बात उठाएं, दोनों के दिल में यही सोच थी। पेट से बात निकलती थी मगर गले तक आकर रुक जाती थी। बातों की भरावट से गला फूलता था। दोनों की आंखें डबडबा आई थी, बल्कि आंसू की बूंदें बाहर गिरने लगी। घंटों बीत गए। देखा देखी में ऐसे लीन हुए कि दोनों को तन बदन की सुध न रही। कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सामने कौन है, इसका ख्याल तक किसी को नहीं। कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता के दिल का हाल अगर कुछ मालूम है तो तेज सिंह और चपला को। दूसरा कौन जाने, कौन उनकी मोहब्बत का अंदाजा कर सके। सो वे दोनों भी अपने आप में नहीं थे। हाँ, बेचारी चंपा इन लोगों का हाथ दर्जे तक पहुंचा हुआ प्रेम देखकर घबरा उठी। जी में सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी देखा देखी में इन लोगों का दिमाग बिगड़ जाए। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे इनकी ये दशा बदले और आपस में बातचीत करने लगे। आखिर कुमारी का हाथ पकड़कर चंपा बोली, कुमारी तुम तो कहती थी कि कुमार जिस रोज मिलेंगे उनसे पूछूंगी कि वन कन्या जिसका नाम रखा था वो कौन औरत है, उससे क्या क्या वादा किया है, अब शादी किससे करेंगे। किसी तरह की लौ तभी तक लगी रहती है जब तक कोई दूसरा आदमी किसी तरह की चोट उसके दिमाग पर ना दे और उसके ध्यान को छेड़कर ना बिगाड़े। इसीलिए योगियों को एकांत में बैठना कहा गया है। कुंवर वीरेंद्र सिंह और कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बाजारू न थी। वे दोनों एक रूप हो रहे थे। दिल ही दिल में अपनी जुदाई का सदमा एक ने दूसरे से कहा और दोनों समझ गए, मगर किसी पास वाले को ना मालूम हुआ क्योंकि जुबान दोनों की बंद थी। हाँ, चंपा की बात ने दोनों को चौंका दिया। दोनों की चार आंखें जो मिलजुल कर एक हो रही थी, हिलडुल कर नीचे की तरफ हो गई और सिर नीचा किए हुए दोनों कुछ कुछ बोलने लगे। 2 घंटे बाद सिद्धनाथ योगी ने दोनों को अलग कर दिया। लड़की ने बाहर से आकर कहा, कुमार आपको सिद्धनाथ बाबा जी ने बहुत जल्दी बुलाया है, चलिए देर मत कीजिए। कुमार की ये मजाल न थी कि सिद्धनाथ योगी की बात टालते घबराकर उसी वक्त चलने को तैयार हो गए। सिद्धनाथ योगी ने कहा, जाओ अपने पिता और महाराजा को लेकर आओ। कुमार बहुत अच्छा कहकर प्रणाम करके चल दिए। तेज सिंह और कुमार दोनों घूमते फिरते उस खो से बाहर आ गए। आज का हाल यहीं तक। आगे की कथा अगले अंक में कहेंगे। तब तक बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए चंद्रकांता की कहानी।